हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है आरटीआई डिस्क्लोजर इज नॉट आइडियल क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। द इकोनॉमी सर्वे हैज डन अ कमेंडेबल जॉब इन अंडरलाइनिंग द कंट्रीज रेजिलियंस इन एन इंक्रीजिंगली अनसर्टेन वर्ल्ड। कह रहा है कि जो इकोनॉमी सर्वे हुआ है उसने बहुत बढ़िया जॉब किया है ये दर्शाने में कि आज के समय में जो आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में बनी हुई है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया उसकी वजह से, या फिर जो ट्रम्प हर जगह टैरिफ लगा रहे हैं उसकी वजह से, तो पूरी दुनिया में आर्थिक संकट है। मगर फिर भी देश के अंदर, हमारे देश के अंदर आज भी हमारा जो देश है वो आर्थिक रूप में काफी मजबूत है और जो प्रोग्रेस होनी चाहिए उस हिसाब से हो रही है। तो कह रहा है कि ये जो इकोनॉमी सर्वे है इसने इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया है। It has highlighted the deficits that could stall the growth momentum and rightly pointed out that increasing innovation, कह रहा है कि साथ ही साथ इकोनॉमी सर्वे ने इसमें हमारे यहाँ की जो डेफिसिट है, मतलब एक तरीके से जो खामियां हैं उसको भी दर्शाया है, जो कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है उसके मोमेंटम को रोक सकता है। और साथ ही साथ ये भी पॉइंट आउट किया है कि हमें अगर इन्वेशन बढ़ाना है, स्केलिंग अप द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, अगर हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ाना है, एंड इनहांसिंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, तो और अगर हमें अपना जो मतलब एक्सपोर्ट करने में कंपटीशन को बढ़ाना है, विल रिक्वायर द गवर्नमेंट टू बिकम एन इनेबलर नॉट अ हैवी हैंडेड कंट्रोलर। तो इसके लिए चाहिए ये कि गवर्नमेंट जो है वो एक एज अ हेल्पर काम करे, एक एज अ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट दे सिस्टम को। ऐसा ना हो कि एक रूलर की तरह काम करने, कि हर चीज को कंट्रोल करे, बहुत टफ रूल बना दे, ठीक है, सिर्फ अपने टैक्स लेती रहे। इस तरीके से काम नहीं करना होगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को एक ऐसा फ्रेंड बनकर काम करना होगा, उस इन्वायरमेंट को सपोर्ट करना होगा अगर वो ये चाहती है कि उसके देश में इनोवेशन बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़े, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। द सर्वे हाउएवर is misplaced in interpreting civic scrutiny of governance as antithetical to the entrepreneurial spirit। क्या कह रहा है कि जो ये सर्वे है इसने एक चीज जो है वो गलत तरीके से दिखाई है। क्या चीज? कि वो जो सिविक स्क्रूटनी ऑफ गवर्नेंस है, मतलब जो लोगों का सरकार से सवाल पूछना है जो आरटीआई के थ्रू, उसको गलत तरीके से दर्शाया है। उसको ये दिखाया है कि ये काफी अगेंस्ट है, मतलब ये जो हम लोग आरटीआई करते हैं ये काफी ज्यादा अगेंस्ट है बिजनेस स्पिरिट के लिए। मतलब अगर हम अपने देश में बिजनेस लाना चाहते हैं तो एक तरीके से ये सर्वे कह रहा है कि ये आरटीआई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। इट कॉल्स फॉर अ री एग्जामिनेशन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। कह रहा है कि ये जो सर्वे है वो ये मांग करता है कि आरटीआई जो है उसका एक तरीके से री एग्जामिनेशन हो, दोबारा से उसकी जांच हो, रिव्यू हो, particularly the provisions related to the disclosure of deliberations that inform policy making। खासकर उन प्रोविजंस के लिए जो कि ये कहते हैं कि भाई जो पॉलिसी मेकिंग से पहले जितने भी प्रयास हुए हैं, चाहे मीटिंग्स हुई हो या गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में बातचीत हुई है, उसको डिस्क्लोज करने वाली। मतलब ये जो इकोनॉमी सर्वे ये कह रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है कि जो पॉलिसी मेकिंग बनाने में जो चीजें यूज हुई हैं, चाहे वो मीटिंग्स हो या सरकार की अपनी हिडन या सीक्रेट बातचीत हो, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। एक तरीके से ये सर्वे हिंट दे रहा है। The observation that such disclosures unduly constrain governance is a narrow reading of administrative efficiency। राइटर कह रहा है कि ये जो बात कही जा रही है इकोनॉमिक सर्वे में कि चीजों को जो डिस्क्लोज करने वाली बात है, मतलब आरटीआई करके जो गवर्नमेंट को हर चीज बतानी पड़ रही है, उससे गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, ये बहुत ही एक छोटी बात है। मतलब इससे अगर हम ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उनके कामों के ऊपर असर पड़ता है, तो ये हमारी एक तरीके से नैरो थिंकिंग है, हम सही से चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। Public access to documents illuminates the evolution of a policy। कह रहा है कि जब पब्लिक को, लोगों को डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस होता है, मतलब वो डॉक्यूमेंट देख पाते हैं, तो उनको ये समझ में आता है कि पॉलिसी कैसे बनी, एंड प्रोवाइड्स अ कंटेक्स्ट फॉर व्हाई सर्टेन आइडियाज वर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड।
और उनको एक तरीके से कंटेक्स्ट मिलता है, पीछे की बात समझ में आती है कि किस वजह से कुछ आइडियाज को पॉलिसी में लिया गया और कुछ आइडियाज को पॉलिसी में रिजेक्ट किया गया. They are a precious tool for citizens to force the bureaucracy to share information concerning public policy. कह रहा है कि ये भारतीय नागरिकों के लिए एक प्रीशियस टूल की तरीके, एक इंपॉर्टेंट टूल की तरीके है जो कि ब्यूरोक्रेसी को फोर्स करता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जो कि पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है. एंड द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स. A transparent bureaucracy is, in turn, fundamental to a stable, predictable and fair economic environment. कह रहा है कि ये जो ट्रांसपेरेंट ब्यूरोक्रेसी है वो इंपॉर्टेंट है स्टेबल, प्रिडिक्टेबल और फेयर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के. मतलब अगर ब्यूरोक्रेसी हमारी ट्रांसपेरेंट है तो उससे क्या होगा, जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहेगा और फेयर रहेगा. By reducing information asymmetry between citizen and state, the RTI has redefined the relationship between the two. कह रहा है कि RTI ने दोनों जो ये सिटीजन है और गवर्नमेंट है इनके बीच का जो रिश्ता है उसको एक तरीके से रीडिफाइन किया है. जो और कैसे किया है कि जो इंफॉर्मेशन गैप है किसके बीच में, सिटीजन के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, उसको कम करके. मतलब आपको मान लो किसी पॉलिसी के बारे में नहीं पता है तो आपने आरटीआई किया, 10 रुपए की आरटीआई होती है, आपने 10 रुपए की आरटीआई किया और सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली. तो इससे क्या है कि जो सरकार और आपके बीच में मान लो किसी वजह से इंफॉर्मेशन गैप की वजह से जो मतभेद रहा होगा वो कम हो जाएगा. आपने सोचा कि भाई ये नदी के बगल में ये क्या कहते हैं इन्होंने प्लांट क्यों नहीं लगाए. अब पता चला कि आपने आरटीआई किया तो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने आपसे बताया कि भाई वहां की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा ढीली है, वो कट रही है, इसलिए हम अभी कोई भी पॉलिसी वहां पे नहीं ला रहे हैं. तो जो गैप था आपके और गवर्नमेंट के बीच में वो आरटीआई ने खत्म कर दिया है. द आर्गुमेंटेटिव इथॉस फोर्स्ड बाय द डिस्क्लोजर प्रोविजन हैज बीन क्रिटिकल टू कीपिंग ब्यूरोक्रेट्स ऑन देयर टोज. अब बताओ इसका क्या मीनिंग होता है ऑन देयर टोज. जो आर्गुमेंटेटिव इथॉस मतलब जो तर्क वितर्क करने वाला इन्वायरमेंट है, इथॉस मतलब इन्वायरमेंट है, वो फॉस्टर्ड मतलब जो सपोर्ट, ये फोर्स्ड बोल दिया क्या मैंने, ये फॉस्टर्ड होगा ना. फॉस्टर्ड बाय द डिस्क्लोजर प्रोविजंस मतलब जो आरटीआई में डिस्क्लोजर प्रोविजन है वो उसको सपोर्ट करते हैं और वो काफी जरूरी है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हम लगातार अलर्ट में रखें. मतलब कि ये जो हम कभी भी आरटीआई करके कोई चीजें पूछ लेते हैं तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से सब हर कोई अलर्ट रहेगा कि वो मान लो कहीं पे अगर ब्राइब नहीं लेगा या फिर अपना काम जो है वो सही तरीके से करेगा, तो ये सब चीजें बनी रहेंगी. दे आर नॉट टूल्स फॉर आइडियल डिस्क्लोजर एज द सर्वे नोट्स. और सर्वे यहां पे क्या कह रहा है कि ये जो आरटीआई वाला टूल है वो एक तरीके से ठीक नहीं है हर चीज को डिस्क्लोज करने के लिए. द लॉज रोल्स इन एक्सपोजिंग मेजर स्कैम. कह रहा है जो आरटीआई के रोल हैं बड़े बड़े स्कैम्स को एक्सपोज करने में, जैसे व्यापम स्कैम हो गया, आदर्श हाउसिंग इस सोसाइटी स्कैम हो गया, ठीक है. फॉर इंस्टेंस इज अ टेस्टिमोनी टू इट्स रोल एज अ गवर्नेंस इनहेंसर. कह रहा है कि ये एक तरीके का प्रूफ है, टेस्टिमोनी है मतलब एक तरीके का प्रूफ है ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये जो आरटीआई एक्ट है वो हमारी जो गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाता है. मतलब जब स्कैम एक्सपोज होने का खतरा होगा तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है पूरा वो अपने आप एक तरीके से अलर्ट रह के काम करेगा, अलर्ट में रह के काम करेगा. The act has also been used to question the RBI during the banking scam. कह रहा है इस एक्ट का उस समय भी यूज हुआ जब आरबीआई से क्वेश्चन करना था बैंकिंग स्कैम्स को लेकर. The financial probity catalyzed the Supreme Court's verdict in the Grish Mittal 2021 and Jayanti Lal Mistry 2016 cases. कह रहा है कि ये जो आरटीआई करने से पैसों के मामले में जो ईमानदारी हो गई या गड़बड़ी जो सामने आई उसने सुप्रीम कोर्ट को फोर्स किया गिरीश मित्तल और जयंती लाल मिस्त्री के केसेस में टफ डिसीजन देने के लिए. Wherein the Supreme Court held the central bank must disclose names of willful loan defaulters and details of non-performing assets of public sector bank. और
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई को जानबूझकर जो लोन को डिफॉल्ट करते हैं मतलब चुकाते नहीं है, या फिर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको पब्लिक को डिस्क्लोज करना होगा। At the same time, however, the act's enabling provisions have been substantially attenuated in recent year। कह रहा है कि इसी के साथ साथ इस एक्ट के प्रोविजन जितने भी रूल थे इसमें काफी इसको एक तरीके से कमजोर कर दिया गया है इन कुछ सालों में। जैसे द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो था विच केम इनटू फोर्स लास्ट ईयर, जो कि पिछले साल आया था, exempt from disclosure information which relates to personal information। उसमें एक तरीके से मना कर दिया गया है उन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी। ठीक है, एक तरीके से जो आरटीआई एक्ट उसको कमजोर किया है। विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, जिसका मतलब जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है पब्लिक एक्टिविटी से या फिर उसके इंटरेस्ट से, उसको अब डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज reportedly also tried to evade public scrutiny by claiming it doesn't have data on migrant workers who died during COVID। कह रहा है कि ऐसा भी एक तरीके से पता चला है कि जो गवर्नमेंट है उसने भागने की कोशिश करी है पब्लिक के क्वेश्चन से, कि ये कहकर कि उनको नहीं पता कि कोविड के दौरान कितने माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हुई है। पेपर लीक्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर लीक हुआ है। एंड ऑन फार्मर्स से सुसाइड, और कितने लोगों ने फार्मर से सुसाइड किया, मतलब उन्होंने अपने इस पब्लिक का जो सवाल था उससे बचने की कोशिश करी है। द इकोनॉमी सर्वे डज एक्नॉलेज दैट आरटीआई एक्ट इज अ पावरफुल टूल फॉर रिफॉर्म। कह रहा है कि इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ है इसने ये माना है कि जो आरटीआई एक्ट है वो चीजों को बदलने के लिए एक पावरफुल टूल है। द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू गो बाय द सर्वेज ओवरऑल गवर्नेंस सेंट्रेड एथॉस एंड नॉट हीड द सजेशन टू री एग्जामिन आरटीआई। कह रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सर्वे हुआ उसके पॉजिटिव चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, और ये जो आरटीआई को री एग्जामिन करने वाली बात कह रहा है ये जो सर्वे हुआ है उसके ऊपर हीड ना करें, मतलब ज्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज की मेन थीम क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर सफिशिएंट विदाउट ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म। कह रहा है कि जो आर्थिक रिफॉर्म्स हैं वो सफिशिएंट है बिना ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के। ऐसा कहीं बात नहीं हुई है, और इस तरीके कैसे संभव है भाई? ट्रांसपेरेंसी होना तो जरूरी है, पैसेज में ये बताया गया है। सिविक स्क्रूटनी मतलब जो हम सरकार से सवाल पूछते हैं या आरटीआई के थ्रू आरटीआई स्ट्रेथेंस गवर्नेंस, हाँ वो गवर्नेंस को मजबूत करता है। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये तो ठीक है। आरटीआई के बाद देखो बार बार राइटर ने उस जो इकोनॉमिक सर्वे था उसका एक तरीके से विरोध किया है, क्योंकि वो आरटीआई की ताकतों को कमजोर करने की बात कह रहा था। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक तरीके की बाधा है। मगर जो राइटर था उसने इसका विरोध किया था और ये यही कहा था कि ये भाई सिविक स्क्रूटनी जो आरटीआई के थ्रू हमको मिलती है वो एक पावरफुल टूल है भारतीय सिटीजन्स के लिए, जो कि गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है और आर्थिक रूप से हमको स्टेबल करता है। तो यही मेन थीम थी, पूरा पैसेज इसी के ऊपर पढ़ा, तो बी एकदम करेक्ट आंसर है। इन द सेंटेंस public access to documents illuminates the evolution of a policy and provides a context for why certain ideas were accepted or rejected। provides a context for what, किस चीज के लिए context provide किया गया, for what, why certain idea, क्यों जो कुछ ideas थे उनको accept किया, reject किया गया। कह रहा है ये जो क्लॉज है वाई सर्टेन आइडियाज वर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। फॉर वॉट, इस प्रिपोजिशन के बाद ये क्लॉज आ रहा है, और प्रिपोजिशन के बाद आता क्या है भाई? प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। या तो वो नाउन के रूप में आता है या कभी कभी जेरेंड के रूप में आता है। अब मैं आपसे कह दे रहा हूं भाई वो नाउन क्लॉज के रूप में भी तो आ सकता है, नहीं आ सकता? ऑब्जेक्ट आ सकता है, नाउन क्लॉज के रूप में भी आ सकता है, तो क्यों ना ये नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा होगा। तो नाउन क्लॉज फंक्शनिंग एज ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है।
A transparent bureaucracy is in turn fundamental to a stable, predictable, and fair economic environment. The word fundamental is grammatically functioning as which part of speech? किस तरीके से काम कर रही है? फंडामेंटल क्या है यहाँ पर? प्रेडिकेट एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग ब्यूरोक्रेसी, हाँ ठीक ही है. अ ट्रांसपेरेंट ब्यूरोक्रेसी, ये जो हमारा नाउन है जो कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये इस यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है. ये एडजेक्टिव क्या है, जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, जो कि बता रहा है भाई ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट है स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और फेयर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए. ठीक है, क्योंकि ये नाउन के बाद आया है, इसको हम बोल रहे हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव. ठीक है, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन से पहले आते हैं. अगर लिखा होता मान लो अ फंडामेंटल रोल, तो फंडामेंटल यहाँ रोल जो है वो नाउन है, और फंडामेंटल क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो कि रोल को मॉडिफाई कर रहा होता है. ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. Why does the passage argue that RTI disclosures strengthen governance? कह रहा है कि पैसेज में ऐसा क्यों बताया गया है कि RTI डिस्क्लोजर्स जो होते हैं वो गवर्नेंस को मजबूत करते हैं. क्यों करते हैं बताओ? दे डिस्करेज एंटरप्रेन्योरशिप बाय डिलेइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन. कह रहा है ये जो RTI है वो एक तरीके से बिजनेस को डिस्करेज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को डिले करके. नहीं, इस तरीके से तो भाई कैसे गवर्नेंस स्ट्रेंथ होगी जब सब कुछ बर्बादी हो जा रहा है, जब तुम जो एंटरप्रेन्योरशिप है जो इतनी आज के डेट में इंपॉर्टेंट है उसी को कमजोर कर दे रहे हो. दे रिप्लेस पॉलिसी मेकिंग विद जुडिशियल ओवरसाइट मैकेनिज्म. कह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो RTI जो है इसको एक तरीके से ताकत दे देती है हर चीज को बनाने के लिए, उसको वाला सिस्टम ले आती है, कोर्ट वाला सिस्टम ले आती है. नहीं, ऐसा भी कहीं बात नहीं हुई है. दे रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एंड इंश्योर ब्यूरोक्रेसी. हाँ, RTI जो है वो हमारे और सरकार के बीच में जो इंफॉर्मेशन गैप है उसको कम करता है और ठीक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को चलाता है. तो सी एकदम करेक्ट आंसर है. व्हाट डज द ऑथर मेनली क्रिटिसाइज इन द इकोनॉमी सर्वे इंस्टांस. कह रहा है जो इकोनॉमी सर्वे हुआ उसमें ऐसी क्या चीज थी जिसको ऑथर ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है ना, उसका विरोध किया है, वो क्या था बताओ? इट मिसरीड्स सिविक स्क्रूटनी एज ऑब्स्टिकल टू एंटरप्रेन्योरशिप. हाँ, जो सिविक स्क्रूटनी वाली बात है, जो RTI की पावर है लोगों के पास, उसने उस तरीके को बहुत गलत तरीके से दर्शाया. उसने ये दिखाया कि इससे बिजनेस में रुकावटें आएंगी. ठीक है, मगर ऐसा नहीं है. उससे क्या होती है कि जो गवर्नेंस है वो अच्छी होती है. तो ये एकदम करेक्ट आंसर है. ऑथर ने इसी चीज को क्रिटिसाइज किया है. तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला. अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी. वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास. लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड. पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा. तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.